हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पी बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार जहां जहां भी हिंदी पूछी जाती है, जिस एग्जाम में पूछी जाती है, वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ स्वर को देखूंगा कि जितने भी स्वर से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए। अगले वीडियो में व्यंजन को टारगेट करूंगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन स्वर से होंगे पूरी तरीके से फुल डिटेल में आपको बताएंगे, कितना भी पेपर टफ क्यों ना हो जाए। ठीक है, चाहे कितना भी पेपर इजी हो या टफ हो, जिस तरीके बनेगा आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आप इस वीडियो को देख लें, आप कोशिश कीजिएगा इसके नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पूछ रहा है कुल वर्ण। देखिए पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में? वर्णमाला में होते हैं 52 वर्ण। ठीक है, जिस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, उसके दोगुने होते हैं हिंदी में 52 होते हैं। ठीक है, अगर हम कुल स्वर की बात करें तो कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर आपके जो होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन में हो और आप क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं तो आंसर होगा 11। अगर आपसे पूछे कुल स्वर कितने हैं तो आंसर आपका होगा 13। फिर कौन से ऐसे दो स्वर हैं छूट जाते हैं? वो आपके हैं आ, अंघा वाला और ये वाला। ठीक है, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन से वर्ण जो है वो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, अंगुर वाला और अंग वाला। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अयोगवाह में आते हैं और कुल वर्ण जो है वो 52 है, कुल स्वर है 13 है। देखिए ऐसे याद रखिए 13 चक्कू 52, यानी कि जो व्यंजन है कुल वर्ण है उसका एक चौथाई हिस्सा जो होते हैं वो स्वर होते हैं और इसमें मूल स्वर कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? अगर कुल व्यंजन की बात की जाए तो 39 होते हैं। ठीक है, देखिए अगर इस मैथमेटिक्स को पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें याद भी होती रहेंगी, तो कोशिश कीजिए मेरे साथ याद भी करते रहिए। 39 कुल व्यंजन है। देखिए अगर 39 कुल व्यंजन है और 13 स्वर हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, तो टोटल व्यंजन कितने हैं? 39 हैं। टोटल स्वर कितने हैं? वो आपके 13 हैं। तो टोटल हो गया 13, 39, 52। लेकिन हम बात करें मूल व्यंजन की तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है, 33 मूल व्यंजन होते हैं। तो कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिनको अलग किया गया या जो मूल व्यंजन में नहीं आते हैं, उनके अगर बारे में बात करें, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। ठीक, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। दुगुणन व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 25। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सारी कैटेगरी आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी अगले वीडियो में जब आप व्यंजन पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ स्वर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन स्वर से हो सकते हैं वो चीजें आपको बताएंगे। हालांकि ये बेसिक जानकारी है स्वर वर्णमाला की, इसलिए आपको सारी चीजें लिखा दी गई हैं। इसमें हम टाइप करेंगे स्वर को। ठीक है, तो जो मूल स्वर है वो कितने हैं? वो है हमारे 11। ठीक है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें कुल स्वरों को लिया गया है, जबकि मूल स्वर कितने हैं आपके? 11। ठीक है, तो इनको बोलने के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए अगर हम छोटा बड़ा और ये अंगा वाला विसर्ग वाला आ ले लें तो इसको हम बोलते हैं कंठ से। ठीक है, आपसे पूछे जो स्वर आ है वो मुख्य किस भाग से बोला जाता है? देखिए अगर आप ये देखें कि मान लीजिए अगर ये वाला हिस्सा आप इसको जीभ मान लें तो सबसे पिछले वाले हिस्से में आपका क्या होता है? कंठ होता है। अगर ये ऊपर का तालु, इसके जो पीछे का भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग तालव्य बोलते हैं। और अगर आगे का भाग है तो यहां पे इसको क्या कहेंगे? हम इसे मूर्धा बोलेंगे। और ये यहां पर जो दांत है, क्योंकि यहां पे दांत है तो ये दंत हो गया। और सबसे आगे आपके ओष्ठ होते हैं तो ये ओठ हो गया। देखिए जो क्रम है बोलने का वो पीछे से आगे की तरफ है। सबसे नीचे जो है आपका कंठ है, उसके ऊपर तालव्य है, उसके ऊपर मूर्धन्य है और उसके ऊपर दंत है, उसके बाद सबसे लास्ट में ओष्ठ है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर देखें तो जो आ, बड़ा आ और ये जो अंगा विसर्ग वाला आ है ये सब कंठ से बोले जाते हैं। ई और ई ये आपका तालव्य से बोले जाते हैं। रे जो है वो आपका मूर्धा से बोला जाता है। ऊ और ऊ आपका जो है वो ओष्ठ से बोला जाता है। ए और ए इसमें कंठ और तालव्य दोनों का यूज होता है। ठीक है, और इसमें कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ दोनों का ही यूज होता है। ठीक है, और ये जो अंगा है आपका, ये अंगुराला, तो ये नासिक के है, इसमें नाक से हवा निकलती है तो ये नासिक के है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को भी आप पढ़ें। देखिए सीधा सा ये है कि आपके मूल स्वर जो है वो 11 हैं, कुल स्वर जो है वो आपके 13 हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो क्या कहेगा?
आपसे पूछेगा कि ई जो है इसका उच्चारण स्थान कहां पर है जीभ से, तो आपका होगा तालव्य से। ऋ जो है वो कहां से है, वो है मूर्धन्य से। आपको बताया कि सबसे नीचे जो है कंठ है, उसके ऊपर जो है वो तालव्य है, ठीक है। उसके बाद उ और उ आपके ओष्ठ से है, ठीक है। कंठ तालव्य ए और ए, क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है। तो ए और ए पूछेगा कंठ तालव्य से है, ओ और अ पूछे तो कंठ और ओष्ठ से है। आपका देखिए जहां पर भी ना ऊपर बिंदी लगी होती है वो नासिक के होते ही होते हैं, ठीक है, जिनसे नाक से भी थोड़ी आवाज निकलती है, ठीक है। जब वर्णमाला हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन में नासिक के वाले जो पंचमाक्षर हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा कि कुल वर्ण कितने हैं 52, स्वर कितने हैं 13, मूल स्वर कितने हैं 11, ठीक है। और ये उनके उच्चारण स्थान है, उन स्थानों को भी पढ़ के जाइए, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें स्वर की कैटेगरी कौन सी होती है, स्वर की कैटेगरी होती है, देखिए यहां से पढ़ लेते हैं। स्वर अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और स्वर अगर उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो सीधा क्वेश्चन बन गया कि आपसे ये पूछेगा कि बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के हिसाब से, तो आंसर 3। अगर आपसे पूछे स्वर जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, तो आंसर होगा 2। अब 3 और 2 में फर्क क्या है, मात्रा के हिसाब से आपके जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो आपका होगा ह्रस्व स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर और एक आपका प्लुत स्वर, ठीक है। ये 3 हो गए। और जब हम उत्पत्ति के आधार पर लेते हैं तो प्लुत को नहीं मानते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो 2 हमारे होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो बस देखिए एक बेसिक सी जानकारी है। आपसे पूछिए कि स्वर जो है मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। हालांकि आपको पता होगा तो ज्यादा बेटर है। और स्वर जो होते हैं अगर उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, वो 2 होते हैं, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। यहां भी पढ़ते हैं जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। मूल स्वर इसलिए भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति खुद होती है, ये किसी के बनने मतलब किसी स्वतंत्र होते एक तरीके देखा जाए, नहीं स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें छोटा, छोटी, छोटो और रिर, ये जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। अच्छा, बाकी दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, अच्छा एक चीज देखिए, मूल स्वर होते कितने हैं 4। कभी कभार क्या होता है कि सीधे सीधे फैक्ट पढ़ लिए जाते हैं। देखिए इतने सारे फैक्ट आपके पास हो गए। अगर आपसे पूछे कि स्वर में भी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं, ठीक है। अगर इसमें भी आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर आपके कितने हो जाएंगे, 7 होंगे। और भी अगर टफ तरीके से पूछा जाए तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर आते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर आते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 3, और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 4, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं और संयुक्त कौन से हैं, तो उसमें भी देखिए ये वाला छोड़ दें, बड़ा आ, बड़े ई और बड़े ऊ, ये जो होते हैं ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बाकी जो बचे इसमें से वो आपके संयुक्त दीर्घ स्वर होगा, ठीक है। अच्छा, इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है और इन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। यानी कि मूल दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर कहते हैं और ये विजातीय कहे जाते हैं, इनको मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। वजह क्या है, देखिए अगर मूल दीर्घ स्वर है जो ये बनते हैं, अगर हम छोटा में दूसरा छोटा जोड़ दें तो ये बड़ा आ बन जाता है, ठीक है। देखिए बड़ा वाला ये है, ई में अगर हम छोटी ई और छोटी ई को 2 बार जोड़ें तो ये बड़ी ई बन जाती है। देखिए जब संधि पढ़ते हैं सब चीज़ों का बहुत यूज होता है। अगर हम ऊ की बात करें तो ये बड़ा ऊ बन जाता है, ठीक है। यानी एक ही प्रकार के स्वरों को जोड़ने के बाद जो चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए इसको सजातीय स्वर कहा जाता है। मतलब एक ही प्रकार के स्वरों को जोड़कर ये जो मूल दीर्घ स्वर बन रहे हैं, यानी बड़े अक्षर बन रहे हैं, तो वो सजातीय हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग, ठीक है, देखिए मिश्रित स्वर में क्या होता है विजातीय में कि अलग अलग जो लेटर होते हैं उनको देखते हैं। जैसे अगर आ और ई जोड़ दें तो ये ए हो जाता है, ठीक है। और अगर आ और ए जोड़ दें तो ये ए हो जाता है। इस तरीके से इनके स्वर अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्वर को जोड़ने के बाद जो ये बनता है, तो इसलिए इसको जो है विजातीय स्वर कहते हैं या मिश्रित स्वर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ह्रस्व स्वर कितने हो गए 4, दीर्घ स्वर कितने हो गए 7, दीर्घ स्वर में भी मूल दीर्घ स्वर कितने हो गए 3 और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने हो गए 4। अगर हमसे मूल दीर्घ सोचे, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, तो बड़े वाले अच्छे ले लीजिए, बड़ा, बड़ी, बड़ू, ठीक है। और अगर संयुक्त दीर्घ स्वर पूछे तो बाकी के 4 हैं, यानी कि इन 4 को और इन 3 को हटाने के बाद 7, 4, 11 बचे वो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सजाती कहे जाते हैं, क्यों कहे जाते हैं इसलिए आपको बता दें, क्योंकि एक ही जैसे स्वर होते हैं, इनको मिलाकर बड़े बनते हैं। और इन्हें विजाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग स्वरों को मिलाने के बाद ये बनते हैं, तो इनको विजाती कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो 9। देखिए कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाएगा कि हिंदी ने छोड़ के आपसे पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 9। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने हैं 9।
कुल वर्ण कितने हैं 52, कुल स्वर कितने हैं 13। मतलब इस तरीके से चीजों को पढ़िए, बिल्कुल गारंटी है कि क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।